यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ यूसीएन बुद्धा में। आज हमारे साथ है मृणाल जी, जो नागपुर से ही बिलोंग करती है और उन्होंने अलग अलग स्टडीज़ की है। सिम्बोसिस कॉलेज से भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, उसके बाद फिर उन्होंने यूके से मास्टर्स किया हुआ है और अभी अलग अलग तरीके से वो कार्य भी कर रही है। तो हम उनसे जानेंगे उन्हीं के ज़ुबानी उनका ये जो जर्नी है पाली और बुद्धिज़्म को लेकर वो किस तरह से है। तो वेलकम मृणाल। जय भीम। जय भीम। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि आप मतलब नागपुर से ही बिलोंग करती है और फिर आपने जो अलग अलग रिसर्च, अलग अलग स्टडी आपने की है और अभी आप यूके में है, तो थोड़ा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएंगे। तो मैंने बैचलर्स इकोनॉमिक्स में किया है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पुणे में। उसके बाद कोविड का समय था, उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सपोजर के लिए मैंने कुछ कोर्सेज़ किए। तो एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक कोर्स किया था ग्लोबल बिजनेस में। तब मेरा इंक्लिनेशन मुझे लगा कि इंटरनेशनल बिजनेस और मैनेजमेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस में है। उसके बाद आफ्टर कोविड मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से ही इंटरनेशनल बिजनेस में। और उसके बाद मैं जॉब मुझे लग गई थी वहाँ पे एज अ लेक्चरर, और फिर उसके बाद मैं एकेडमिक एडवाइज़र भी थी। और उसी बीच जब मेरा जॉब शुरू था तो आई यूज़ टू गो टू मोनेस्ट्री वहाँ पे। और मैं फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी से और ज़्यादा मिलने लगी और तब मेरा इंक्लिनेशन हुआ बुद्धिस्ट स्टडीज़ पे। और तब फिर मैंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स को सीरियसली लिया और फिर मैं अभी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स और फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स में मेरा रिसर्च चल रहा है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रेरणादायी है आपका ये जर्नी। और जैसे रिसेंटली मैंने अभी देखा है कि जो हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद भी ली है और काफ़ी पहली बार बड़े पैमाने पर ये परिषद यहाँ पर हुई है। तो एग्जैक्टली क्या उद्देश्य है इस परिषद का और क्या इम्पैक्ट है महिलाओं पर? तो जब मैं बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का रिसर्च कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, तब आई स्टार्टेड स्टडिंग बुद्धिज़्म एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ रिलीजन। तो जब मैं उसको बुद्धिज़्म का एज अ सब्जेक्ट पढ़ रही थी, प्लस मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से मैं उसको इकोनॉमिक्स के एंगल से जब देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स और जो हम बोल सकते हैं कि विमेन की पोजीशन अर्थशास्त्र में क्या है, वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन बढ़ा और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई। और तब मुझे ऐसा लगा कि अगर बुद्धा ने इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के बारे में उनका अगर कोई संरचना होंगी तो उन्होंने विमेन को भी उतना स्टैंड देना चाहिए इसमें। क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वहाँ पे कहीं तो भी हमको दिखता है कि विमेन की पोजीशन नहीं बराबर है। और अगर इकोनॉमिक्स में आप विमेन की पोजीशन ठीक से नहीं हो रही है, यानी 50% टू 60% ऑफ पॉपुलेशन को आप ऐसे ही निकाल रहे हो, तो फिर आपकी इकोनॉमिक्स पॉलिसी सही नहीं है। और उस बीच जब मैं बुद्धिज़्म को मैं बोल सकती हूँ कि संशोधनात्मक रूप से जब मैं पढ़ रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में पेट्रियार्की नज़र आई, कई जगहों में मिसोजिनी नज़र आई, जहाँ पे ऐसे लगता है कि शायद ये बुद्धा कभी बोल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम बुद्धा को सम्यक संबुद्ध बोलते हैं तो फिर बुद्धा ऐसी वाणी यूज़ कर नहीं सकते महिलाओं के प्रति। और फिर जब मैंने और फेमिनिस्ट लिटरेचर पढ़ा, यानी औरतों ने लिखा हुआ बुद्धिज़्म पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि जो पेट्रियार्की है वो इतनी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से भरी और इतने रूट्स उसमें जड़े हैं कि उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को भी नहीं छोड़ा। और पेट्रियार्की हर जगह हमको दिखती है। और वो पेट्रियार्की तब से लेके यानी 2500 साल से लेके अभी तक हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक हमको वो प्रॉपर एजुकेशन दिया ही नहीं गया है। हमारी समस्या है, फिर महिलाओं के प्रश्न, महिलाओं की समस्या, महिलाओं का स्टैंड अभी तक मेन स्ट्रीम में आया ही नहीं है। और ये सारे प्रश्नों के जवाबों के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जहाँ पे महिलाओं के प्रश्नों पे हम बात करें, महिलाओं को स्टैंड दें। क्योंकि अभी तक हमको यही दिखाई देता है कि महिलाओं के प्रश्नों भी पुरुषों ने उठाए हैं, महिलाओं की फीलिंग्स भी पुरुषों ने लिखी है, महिलाओं के लिए जो बातें चलती है वो भी कहीं ना कहीं पुरुषों ने लिखा है। तो महिलाओं के पर्सपेक्टिव हमेशा मेल गेज या फिर मेल लेंस से दिखाई दिए जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे महिलाओं के प्रश्नों, महिला ही उनके प्रश्नों को उत्तर देगी और महिलाएं अपने पर्सपेक्टिव बताएंगी। तो इसीलिए और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस लेने का सुझाव रखा।
और जहाँ पे अलग अलग महिलाएं आएंगी, पैनलिस्ट महिलाएं ही रहेंगी और उसके सारे ऑर्गेनाइजर्स महिलाएं रहेंगे, सुपरवाइजर्स महिलाएं रहेंगी, यानी सब स्टार्ट टू एंड सब महिलाएं करेंगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी हमको दिखाना चाहिए कि महिलाओं में जितनी पावर है Yes. वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में पावरफुल नहीं है, हम हाँ। एकेडमिक्स में भी उतने पावरफुल है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में भी उतने पावरफुल है। बराबर। और हम यानी स्पेशली बुद्धिस्ट वुमेन जो अभी तक सबसे साइडलाइन की जाते हैं, उन्होंने इतना बड़ा जो रखा वो एक आई थिंक एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आगे की जनरेशन्स के लिए और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी। यस, जैसे आपने बताया कि अभी तक महिलाओं के जो प्रश्न उठाए वो पुरुष ने उठाए और उनकी फीलिंग्स जो भी चीज़ें वो पुरुषों ने ही रखी हुई है। तो वैसे ही मैं जैसे देखती हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने भी महिलाओं की कई समस्याओं के ऊपर, जैसे कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बहुत सारा उस पर संघर्ष भी किया है। तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप क्वालिटी है हर महिलाओं में होती है, लेकिन महिलाएं अगर आगे आएंगी और उनके प्रश्नों के ऊपर कार्य करेंगे और अपनी फीलिंग्स भी वो साझा करेंगी, भले वो किताबों के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, तो ये काफ़ी अच्छा बढ़िया ऐसे प्लेटफॉर्म रहेगा सभी के लिए। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि जो बुद्धिज़्म की ओर आपका आकर्षण कैसे बढ़ा और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली आपके जीवन में? तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप एक बुद्धिस्ट फैमिली में थी। तो बुद्धिज़्म मेरे लिए कोई एक फॉरेन रिलीजन नहीं था। ओके। मैं उसको पढ़ती थी, मेरे फैमिली में बुद्धिस्ट कल्चर है, तो मैं उसको हमेशा बचपन से ही मैंने उसको देखा है। लेकिन बुद्धिज़्म को मैंने कभी एज एजुकेशनली उसको देखा नहीं है। हमेशा बुद्धिज़्म को हम कैसे देखते हैं, जहाँ पे कोई घर में प्रोग्राम रहता है तो हम भंती जी या भिक्कुनी को बुलाते हैं, परित्रण पाठ करते हैं। हर एक एरिया में हमको बुद्ध विहार दिखेंगे जहाँ पे मोस्टली बूढ़े औरतें जाती है, यंग जनरेशन हमको दिखती नहीं है। तो ये मुझे इंडिया में मेरा परसेप्शन बुद्धिज़्म को लेके उतना ही था। मैंने उसको कभी भी पढ़ा नहीं है बुद्धिज़्म को। लेकिन जब मैं यूके गई और जब मैं वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री में गई थी, अमरावती बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है लंदन में, वहाँ पे हम रेसिडेंशियल रह सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ दान आप दो, दान भी कैसे, आप जैसे उनको काम करो वहाँ पे, तो उनके लिए वो दान हो गया। तो वहाँ पे मैं 4-5 दिन रही और तब मेरे हाथ में एक बुक आई, बुद्धा नेचर ह्यूमन नेचर करके। तो वो बुक में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है बुद्धिज़्म को लेके वो चेंज किया। वो बुक में उन्होंने, बुद्धा ने एनवायरनमेंट को लेके क्या बोला है उसके बारे में उन्होंने बात रखी और जो आज रेलेवेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि बुद्धा अगर यानी एनलाइटमेंट हम जब बोलते हैं वो सही में एनलाइटेंड थे, क्योंकि उन्होंने 2400-500 पहले जो बोला है वो आज हम उसके रिप्लिकेशंस देख रहे हैं। आज हमको वो दिखाई दे रहा है कि शायद अगर हम वैसे चलते हैं तो आज हमको इतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं शायद हमको दिखता नहीं। और मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में होने की वजह से मुझे पहले से इकोनॉमिक्स में ही आगे की रिसर्च करनी थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में किया जाए। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम इको टूरिज़्म की बात करते हैं, हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हम एक कम्युनिटी इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते? वाई इकोनॉमिक्स शुड ओनली बी इंडिविजुअलिस्टिक, यानी मेरा प्रॉफिट हो, मेरी ग्रोथ हो, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि कम्युनिटी की ग्रोथ हो, कम्युनिटी का प्रॉफिट हो और उसमें भी महिलाओं की ग्रोथ हो, महिलाओं का प्रॉफिट हो। जो ये मुझे जो चीज़ें इकोनॉमिक्स में नहीं मिली वो मुझे बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में मिली। और मुझे फिर और रिसर्च के बाद मुझे ऐसे पता चला कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में भी इंडिया में नहीं है, लेकिन बाकी देश बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं। श्रीलंका में भी उसका यूज़ है, थाईलैंड में है, जापान भी कई तरीके से बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स यूज़ करता है। तो इंडिया को छोड़ के बाकी सारे देशों ने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं लिया है उनके फंक्शन में और हमको उसका अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। तो क्यों ना उसको और एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में लिया जाए, क्यों ना उसके एक और एक ब्रांच जैसे एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स जैसे रखा जाए। तो लास्ट ईयर पूरा 1 साल मैंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में ही रिसर्च किया है और अभी मेरे 2 बुक्स अभी चल रहे हैं, एक अम्बेडकर इकोनॉमिक्स में और एक बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में। होपफुली ये साल वो बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी और पब्लिश हो जाएगी। लेकिन यही मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज़्म को सीरियसली लेना ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ताकि मुझे ये सब्जेक्ट समझ आए और मुझे ये सब्जेक्ट मिल सके। आपको शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए, और ऐसे ही राइटिंग वर्क आप आगे भी करते रहेंगी। तो जैसे आपने बताया कि आप जो छात्रा है इकोनॉमिक्स की, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके बारे में हम बताएंगे।
तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की इकोनॉमिक्स के विचार, मुझे लगता है आपको उसके लिए और एक बहुत बड़ा सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि आम्बेडकर इकोनॉमिक्स इतना वास्ट है और इतने उसमें चीज़ें हैं कि मैं आपको एक दो शब्द में बता ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि मेरी रिसर्च जैसे फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स में है और आम्बेडकरी मूवमेंट और आम्बेडकर इकोनॉमिक्स में है। तो आम्बेडकर या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने फेमिनिज्म इकोनॉमिक्स में कैसे लाया, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड हम बोलते हैं, वहाँ पे आज भी महिलाओं को उतने अधिकार नहीं है जो अधिकार हमको 1930s में बाबा साहेब दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा दिखता है कि फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स इंडिया में बाबा साहेब ने ही लाई है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूंगी, जब बाबा साहेब आई थिंक 1939 में धानबड़ गए थे माइनरी में, तब वो जब नीचे गए तब उनको बहुत सारी चीज़ें क्लिक हुई। उसमें से उनको महिलाओं के प्रश्न बहुत ज़्यादा लगे, तो उन्होंने सबसे पहले उसमें काम क्या किया है कि माइन में नीचे महिलाएं काम नहीं करेंगी। तो एक रिवॉल्यूशन के तरीके से हो गया। दूसरा रिवॉल्यूशन हो गया कि उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट्स लाए, वो सब देख के आज जो हम देखते हैं। सेकेंडली, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आज जो हमको दिखाई नहीं देता है, आज भी हमको एक इनकम इनइक्वालिटी है। रिसेंट स्टडी मैंने की थी, आई थिंक 2023-24 में मैंने पढ़ा था कि अभी भी 23% औरतें कम अर्न करती हैं पुरुषों के मुकाबले, जबकि वो सेम काम करती है। लेकिन उस टाइम पे 1939 में बाबा साहब ने वो स्लोगन लिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो आज भी हमको दिखाई नहीं देता। यानी ये हम बता सकते हैं कि एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बाबा साहब के अंदर इतना था कि उनको लगा कि औरतों को जब तक आप इकोनॉमिक्स में स्टैंड नहीं दोगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा नहीं। और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जो बाबा साहब का इकोनॉमिक्स है दैट इज़ बहुजन हिताय, यानी सबके लिए एक बेनिफिशियरी होने का। तो सबके लिए बेनिफिशियरी होने से मतलब सिर्फ बहुजन यानी सिर्फ लोअर कास्ट पीपल या अपर कास्ट पीपल के लिए नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए भी उतने अधिकार। तो बाबा साहब का इकोनॉमिक्स मुझे लगता है बहुत वास्ट है, लेकिन एक फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव मैंने दिया है। दलित फेमिनिज्म के बारे में क्या है बाबा साहब की व्याख्या? तो जब हम दलित फेमिनिज्म की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेमिनिज्म क्या है, दलित फेमिनिज्म क्या है, हाउ इज़ दलित फेमिनिज्म डिफरेंट फ्रॉम सवर्ण फेमिनिज्म, और फिर उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म का अर्थ ही इक्वालिटी है। फेमिनिज्म हमको ये नहीं बोलता है कि औरतें ज़्यादा है या फिर औरतों को ज़्यादा मिलना चाहिए पुरुषों के कंपेयर में। फेमिनिज्म का अर्थ यही है कि जितना पुरुषों को मिल रहा है औरतों को भी उतना मिलना चाहिए। दैट इज़ एंटायर इक्वालिटी इज़ फेमिनिज्म। ठीक है, समानता यानी नारीवाद हम उसको बोलते हैं। अब दलित फेमिनिज्म और सवर्ण फेमिनिज्म बहुत डिफरेंट है। जैसे अभी सवर्ण फेमिनिज्म हम जैसे अभी कॉरपोरेट में हम बोलते हैं ना कि इक्वल पे होना चाहिए, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट होना चाहिए, या फिर औरतों को अभी रिसेंटली हम बताते हैं कि पीरियड पे के लिए तो ये विमेन एम्पावरमेंट या फिर विमेन फेमिनिज्म मेन स्ट्रीम में तब आया जब सवर्ण औरतें काम करने लग गई। लेकिन दलित औरतें तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती ही आ रही थी। सबसे ज़्यादा हम स्ट्रगलिंग क्लास बोलते होंगे तो वो दलित विमेन, क्योंकि वो ही इसमें एग्रीकल्चर में आपको वो दिखती है सबसे ज़्यादा पैमाने में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम बोल सकते हैं। और दलित महिलाएं तो हमेशा से ही बाहर थी, उनको कभी किसी ने रोका नहीं काम करने के लिए। तो तब कभी भी सवर्ण फेमिनिज्म का या फिर जो अपर कास्ट लोगों का उस चीज़ों में कभी आपको नारीवाद नहीं दिखाई देगा। उनका नारीवाद बहुत ज़्यादा नैरो है, एक सर्टन पर्सपेक्टिव को लेके, एक सर्टन पॉपुलेशन को लेके। लेकिन दलित फेमिनिज्म वैसा नहीं है, क्योंकि दलित स्त्रियों को जेंडर में इनइक्वालिटी होती है उनके जेंडर के वजह से, लेकिन उनको और एक इनइक्वालिटी होती है, वो है उनके कास्ट के वजह से, जो हमको सवर्ण फेमिनिज्म में और फिर सवर्ण चैनल्स में नहीं दिखता। अब जब हम दलित फेमिनिज्म की बात करते हैं, दलित फेमिनिज्म हमको लगता होगा कि बहुत नया टर्म है, अभी तक आया नहीं, शायद से वो डॉक्टर शर्मिला रेगे ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था दलित फेमिनिज्म। लेकिन जब हम दलित औरतें देखती है, हम हमेशा ही क्रांतिकारी औरतें रही है। सावित्रीबाई फुले को आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा क्रांति, हम रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। ज्योतिराव फुले हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो गए, ये सारे फेमिनिस्ट ही है। सिर्फ हमने टैग अभी अभी फेमिनिज्म का आया है, ये सारे दलित फेमिनिस्ट
फेमिनिस्ट लोग ही हैं। जब सवर्ण औरतें, हम बोलते हैं ना कि रिवॉल्यूशन वही लोग करते हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है, फिर जिनको कुछ तो भी चाहिए। जब हमको नहीं मिला, हमने उसके लिए रिवॉल्यूशन किया और हम अभी भी करते आ रहे हैं। लेकिन एक कंफर्टेबल प्लेस में जो अपर कास्ट रहते हैं उनको वो सारे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंडली एक ये जो मूवमेंट है, दलित मूवमेंट या फिर दलित फेमिनिस्ट मूवमेंट, वो एक सर्कुलेशन में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में हमें बताया है कि जब जब मूवमेंट को औरतों ने रोका है या फिर पॉज दिया है, सबसे पहले राइट्स औरतों के ही गए हैं जी। जैसे एक रशियन रिवॉल्यूशन का मुझे एग्जांपल देना है कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था, तब रशिया के सरकार ने महिलाओं को सारे अधिकार दिए। वोटिंग के राइट्स थे उनके पास, अबॉर्शन राइट्स थे, डाइवोर्स राइट्स थे। जो अबॉर्शन राइट्स तो आज अभी भी यूएस में नहीं है, वो 1917 में रशिया में थे। लेकिन जिस टाइम पे सरकार बदली और स्टालिन की सरकार आई, सबसे पहले राइट्स विमेन के ही लिए गए, विमेन के ही अधिकारों को सबसे पहले लिया गया, क्योंकि विमेन ने प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट में जाना बंद कर दिया। अगर आज भी हम मूवमेंट नहीं करेंगे अपने अधिकारों के लिए, हमारे अधिकार कभी भी जा सकते हैं। लेकिन एक सेफगार्ड हमारे लिए है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। की कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बेसिक दिए हैं, बेसिक राइट्स दिए, उसके वजह से जो बेसिक अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना नहीं पड़ा और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जो पेट्रियार्की है वो तो है, हर जगह पेट्रियार्की देखेंगे, स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की है। हम मूवीज़ में पेट्रियार्की देखते हैं, हम सॉन्ग्स में पेट्रियार्की देखते हैं, हम बुक्स में पेट्रियार्की देखते हैं। अभी तो पेट्रियार्की हम डिजिटल डोमेन में देखते हैं, इंस्टाग्राम में हमको नई पेट्रियार्की दिखाई दी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दलित फेमिनिस्ट या फिर दलित मूवमेंट को सबसे ज़्यादा घातक है। और मुझे सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन दिखता है, वो है हमने दलित रहना बंद कर देना चाहिए। हम सब ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज़्म ऐसा रिलीजन है जहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बुद्धिस्ट सोसाइटी में पेट्रियार्की नहीं है, बुद्धिस्ट सोसाइटी में पेट्रियार्की है, क्योंकि पुरुष और कुछ कुछ स्त्रियाँ हैं जो पेट्रियार्क माइंडसेट से है। लेकिन जो रिलीजन हमको पेट्रियार्की नहीं बताता, यानी कुछ जनरेशन के बाद जब पुरुषों की मानसिकता थोड़ी बदलने लगेंगी, तब उनके पास जब चेंज आएगा तो एक हमारे पास रेफरेंस रहेगा कि बुद्धिज़्म में क्या क्या लिखा है, वैसे हम अंगीकरण करते हैं, वैसे हम अपनाते हैं, जो बाकी रिलीजन में नहीं है। क्योंकि बाकी रिलीजियस टेक्स्ट में ही पेट्रियार्की है, लेकिन बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में पेट्रियार्की नहीं है। तो कन्वर्शन आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, कि अगर आपको अपनी इक्वालिटी बचानी है, अगर आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो लीजिए। सेकेंडली, हिंदू रिचुअल फॉलो मत कीजिए, बिकॉज एवरी हिंदू रिचुअल हैज़ अ पेट्रियार्की इन इट। मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर पहनना या फिर हल्दी लगाना, वो सब पेट्रियार्की का यानी एक रीज़न है। तो अगर फेमिनिज्म मूवमेंट तभी आगे बढ़ेगा जब हम ये सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो जैसे कि एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज का वर्तमान समाज में क्या महत्व है? तो मुझे ऐसा लगता है एडुकेट तो हम हो रहे हैं, और बाबा साहेब का जितने भी वर्क है वो सिर्फ इंडिया के अभी डायस्पोरा में नहीं रहा, वो दूसरे कंट्रीज में भी जा रहा है, और वहाँ पे लोग बहुत काम कर रहे हैं बाबा साहेब के वर्क के हिसाब से। एजुटेट हमको होना पड़ रहा है। जैसे अभी यूजीसी बिल के बारे में जब था, तब हमने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कहीं तो भी जो इतने सालों में कुछ दबा जैसा था कि कुछ हो नहीं रहा था, वो यूजीसी के बिल में हमको दिखाई दिया। रिसेंटली अभी ट्रांस बिल का चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ ऐसा हक के लिए प्रोटेस्ट होता है, वहाँ वहाँ बाबा साहेब की फ़ोटो आती ही है, क्योंकि उन्होंने ही वो इक्वालिटी, एजिटेशन वगैरह बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। जो मेरे एंसेस्टर्स ने किया था, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया था, कि बहुत सारे संगठनाएं खोल दी, सब कुछ बहुत डिवाइड हो गया अभी। और वो संगठना में अभी भी दिखते हैं कि जो हायर पोजीशन में है वो आपको पुराने लोग ही दिखाई देंगे, जिनके आइडियाज़ पुराने ही है, वो नए आइडियाज़ अभी तक अपना नहीं पाए। उनके थिंकिंग भी रिग्रेसिव थिंकिंग ही है। तो कहीं तो भी हमको अगर वो छोड़ना है, तो हमें जो अभी की जनरेशन है, हम पुरानी जनरेशन को अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, हम वो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो अगर छोड़ना नहीं चाहते तो हमारी
जनरेशन क्यों जाए वहाँ पे। बराबर। तो लेकिन अगर हम अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो हमें एक चीज़ें निश्चित करनी पड़ेगी कि सब ऑर्गेनाइजेशन को आप एक अम्ब्रेला के अंडर में लाओ, सब एक साथ काम करो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जैसे एक हमारी परिषद हुई, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट विमेन कॉन्फ्रेंस, उसका एक हम बोल सकते हैं एक अच्छा इफेक्ट आउटकम ये रहा कि वी प्लान्ड ऑन मेकिंग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट विमेन नेटवर्क। क्योंकि बुद्धिस्ट नेटवर्क है, दलित नेटवर्क भी है, लेकिन क्या आपको बुद्धिस्ट विमेन नेटवर्क आपको कहाँ दिखाई देता है? यानी बुद्धिस्ट विमेन के प्रश्न हम कब सुनेंगे, विमेन के बारे में हम कब बात करेंगे? तो एक कंसोलिडेट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे एक हायरार्की ना हो, जहाँ पे सब आके बात करें। और मुझे लगता है तभी जो हम बोलते हैं ना एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब सारे तीनों चीज़ें साथ में काम करेगी, बराबर ढंग से काम करेगी। राइट, बहुत सही तरीके से आपने बताया। लेकिन इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है डिफरेंट, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन हालांकि अगर हम बुद्धिस्ट है तो हमारा ईगो हमें साइड में रखकर हमें मैत्री भाव से एक साथ आकर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो अभी और आपने परिषद ली, वो एक छतरी के नीचे एक साथ सब लोग आए, तो ये एक मतलब प्रावधान है इस तरह से एक शुरुआत। तो कहीं ना कहीं आज भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत सारे गटतट है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुपिज़म है। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और सच में अगर हमने इसे एकता के साथ अगर हम आगे आएंगे तो क्या क्रांति हो सकती है? कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको आपको ऐसे दिखेगा कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी, लेकिन जो एक जेनेटिकली जो चीज़ें आती है, जैसे हायरार्की में होना या फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो सदियों से हमारे अंदर है ही, उसको हम निकाल नहीं पाए। यानी हम आज तक पेट्रियार्की यानी पुरुषात्मक ही निकाल नहीं पाए, तो हम ईगो कैसे निकाल पाएंगे? और स्पेशली जब अभी हम दूसरे देशों में पढ़ के आते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि हम बाकी पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं ऊपर है थोड़ा। तो वो जो एक डिफरेंस है वो मेंटली होगा ही, वो मेंटली रहेगा ही, लेकिन उसका रीज़न है वो निकल सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो निकल नहीं सकती। अशून्यता जो हम बोलते हैं बुद्धिज्म में है, तो वो निकल सकता है, लेकिन उसका एक मेन ये होगा कि हम जब विपस्सना करने लगेंगे, हम जब मेडिटेशन करने लगेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फर्स्ट मेडिटेशन किया था जब मैं यूके में ही थी, और तब मुझे ऐसा लगा कि सबने करना चाहिए मेडिटेशन, है इतनी अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं विपस्सना में जाए, मेडिटेशन करो। सेकेंडली जो अभी ये यंग जनरेशन है उसमें अभी तक ईगो आना बचा है। मुझे लगता है ईगो मोस्टली 45-50 के बाद आ जाता है, लेकिन जो अभी यंग जनरेशन है जहाँ तक अभी तक ईगो नहीं आया है, वो बहुत अच्छी जनरेशन है जब हम यूनाइट हो सके, जब हम साथ में काम कर सकें। तो ऐसे हर संडे पे हम जैसे एक मीटअप्स कर सके जहाँ पे आप बात करो। एक जो एक ना ऐसे इनविजिबल लाइन है फीमेल और मेल में, यानी अभी भी वो हिंदी मूवीज में होता है ना, दो लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी कहीं तो भी एक रीज़न है कि मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हम वो एक दोनों को हम इक्वली देख नहीं पा रहे, दोनों को हम एक फ्रेंडली वे में देख नहीं पा रहे हैं। तो वो तभी होगा जब हम ऐसे कुछ मीटअप्स करेंगे, जब हम गैदरिंग्स करेंगे, जब हमारे जो प्रोग्राम, हमारे जो थॉट्स हैं वो हम एक्सचेंज कर पाएंगे खुले में अच्छे तरीके से, विदाउट हैविंग एनी बैरियर। तो तभी हम उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये जनरेशन है अभी तक, जब तक हम जाते नहीं है, यानी जब तक हमारे में ईगो आता नहीं है 45 के बाद, ये बहुत अच्छा समय है कि जब हम सब साथ में मिलके काम करें। और उसके बाद शायद से जब हम बहुत समय से कोई इंसान साथ में रह के काम करते हैं, आगे जाके वो ईगो कम हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है एक वैसा हम कर सकते हैं, और उसी से क्रांति आएंगी। और उसी से सिर्फ क्रांति नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसके प्रतिक्रांति भी उसी से आएंगी, क्योंकि क्रांति यानी बाबा साहब की क्रांति तो चल ही रही है, लेकिन एक प्रतिक्रांति यानी अभी फेमिनिस्ट क्रांति भी हमें लाना पड़ेगा ये बुद्धिस्ट लिटरेचर और आम्बेडकर लिटरेचर में। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने फर्स्ट टाइम जब मेडिटेशन किया तब जाके आपको लगा कि कितनी अच्छी चीज़ है। तो उसी तरह से ये जो ध्यान साधना है, मेडिटेशन है, अलग अलग जो प्रैक्टिसेस है, वो अगर करेंगे तो हमारे अंदर का जो जर्नी है वो जब हम करते हैं तो उससे हमारा माइंड धीरे धीरे प्यूरीफाई होता है, तो उससे काफ़ी हेल्प भी होती है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है कि उन्होंने अलग अलग पद पे वो गए, अलग अलग उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल स्टडी भी किया, सारी चीज़ें। लेकिन बाबा साहेब ने भी भिक्षु बने थे, उन्होंने भी ध्यान साधना किए, उन्होंने भी विपश्यना मेडिटेशंस वगैरह किए। मतलब वो एक टेस्ट कहते हैं ना, वो आस्वाद उन्होंने भी लिया है उनके लाइफ में।
वो एक्सपीरियंस। हालांकि उनके साथ भी ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रॉस भी किया, बट अपने मन में उनके प्रति उन्होंने द्वेष या गुस्सा नहीं रखा वो पद पे पहुंचने के बाद भी। तो ये भी सीखने वाली बात होती है, क्योंकि जब हम एक बड़े पैमाने पे अगर काम करेंगे, हमें एक मूवमेंट अगर चलानी है, सो डेफिनेटली हमें ये सारी चीज़ें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है मेंटल लेवल पे। और ये बहुत अच्छा प्रावधान आपने बताया, मेडिटेशन, ध्यान साधना, विपश्यना, अलग अलग तरीके से अगर हम करते हैं तो उससे हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे मेंटल लेवल पे डेवलप होना। और जो मैत्री कहते हैं ना, मतलब दो चेहरे नहीं, हाँ सामने दिखे तो जय भीम या लाइक दैट। सो इंटरनली अगर हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने ये भी बताया, पे बैक टू सोसाइटी। तो पे बैक टू सोसाइटी, बहुत सारे लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें हैं और आगे भी बढ़ते हैं, बट सोसाइटी के प्रति भी कुछ करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, है ना। ऐसा एक भाव हर एक व्यक्ति में नहीं रहता है, और बाबा साहब ने कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पे बैक टू सोसाइटी। अब पे बैक टू सोसाइटी नेसेसरी नहीं है कि हमेशा आप ग्राउंड वर्क में ही काम करो। Yes. क्योंकि बहुत लोगों का एक ऐसा मानना रहता है कि अगर आप जब तक आप ग्राउंड वर्क में काम नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। Yes. लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी। right. मुझे लगता है कि जिसको ग्राउंड वर्क काम कर सकते हैं वो ग्राउंड वर्क में काम करें, जिसको जो फील्ड में वो कर रहे हैं वो फील्ड में आप बुद्धिज़्म और बाबा साहब को कैसे ला सकते हो, दैट विल बी अ पे बैक टू सोसाइटी। मुझे इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि जैसे हम बोलते हैं एकेडमिक सर्कल में लोग बाबा साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, बाबा साहब के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका हमें एक बहुत अच्छा आउटकम हमको ये दिख रहा है कि हंगरी में एक रोमा कम्युनिटी है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकरिज्म, बुद्धिस्ट अम्बेडकरिज्म को अपनाया है। यानी बाबा साहब कभी हंगरी नहीं गए, लेकिन आज उनके नाम पे वहाँ पे स्कूल है। Yes. आज उनके नाम पे नियरली 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें कहीं तो भी एक सोशल मूवमेंट की भावना जगी है। वहाँ पे लोग अम्बेडकरिज्म पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोग बुद्धिस्ट अम्बेडकरिज्म पढ़ रहे हैं। तो वो हमको लगता है कहीं ना कहीं जो इतने सारे स्कॉलर्स जो बुक्स लिखते हैं, उनका एक उनका आउटकम है, उनका रिजल्ट है कि हमको एक ऐसा चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। Yes. बहुत सारे मैंने सुना है कि जो साउथ में बहुत सारे चर्चेस है, वहाँ पे आपको बाबा साहब की फ़ोटो दिखाई देंगी। तो ये भी एक रीज़न है कि हम बुक्स लिखते हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब कौन है। तो मुझे लगता है कि एक बुक लिखना भी एक पे बैक टू सोसाइटी है। हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पे बैक टू सोसाइटी कि हम एक नई इन्फॉर्मेशन लोगों को बता रहे हैं। ग्राउंड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच नेसेसरी, बट इट इज़ नॉट ओनली पे बैक टू सोसाइटी। मुझे लगता है हम जितने अलग अलग स्ट्रीम से पे बैक टू सोसाइटी कर सके उतना इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी होम बाउंड, नीरज घायवान ने की थी। आई थिंक दैट इज ऑल्सो पे बैक टू सोसाइटी। यानी आप मूवी का एक इतना बड़ा सिनेमा इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग जो हम लोगों, यानी प्रबोधन का बहुत बड़ा माध्यम है। उसमें भी आप बाबा साहब और अम्बेडकरिज्म को कैसे ला सकते हो, दैट इज ऑल्सो पे बैक टू सोसाइटी। तो हमको अपनी तरीके से हम जो कर सके, दैट इज एवरीथिंग पे बैक टू सोसाइटी। नाइस। तो जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि अम्बेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को, तो अभी आप यूके में सर्वाइव करते हो, तो यूके में किस तरह से सेलिब्रेशन होता है अम्बेडकर जयंती का? और जैसे इंडिया में तो आपने देखा है कि लोग डांस, मस्ती, मज़ा, एंजॉय, जो भी अलग अलग तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन करने का? तो सबसे पहले यूके की बात की जाए, हाँ, यूके में कैसे होता है। तो यूके में ग्रुप्स हैं, जैसे अम्बेडकर राइट्स इन यूरोप करके, या फिर अम्बेडकर राइट्स इन यूके एसोसिएशन। तो वो उनके तरीके से वो अम्बेडकर जयंती करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये दिखाई देता है कि अम्बेडकर जयंती के वक्त टॉक्स होते हैं, यानी वहाँ पे जो स्कॉलर्स लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, वो आते हैं और वो अम्बेडकरिज्म के बारे में बात करते हैं ना। अम्बेडकरिज्म के बारे में बात, यानी ये नहीं कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, दैट इज वो सबको पता है, उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अम्बेडकरिज्म को हम अभी कैसे ला सकते हैं, एक प्रैग्मेटिक अम्बेडकरिज्म, यानी एक रियल अम्बेडकरिज्म मूवमेंट को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो आज तक लोगों को पता ही ना हो, उस वैसी चीज़ों पे डिस्कशन होता है। तो एक एकेडमिक माहौल या फिर एक एकेडमिक एंडेवर हमको दिखाई देता है
दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज़ में। अब इंडिया की हम बात की जाए तो इंडिया में हमको दिखाई देता है संविधान चौक पे 14 अप्रैल को आई थिंक 12 बजे हाँ, रात रात बजे में केक हाँ कटिंग 13 अप्रैल से केक कट या, करते हैं और या। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में बहुत ज़्यादा LEDs लगाए जाते हैं, डांस करते हैं। या। अब उसमें मेरे 2 विचार हैं। सबसे पहले कि आज तक हमको अभी भी बहुत सारे जगह पे यानी जो दलित लोग हैं वो उनका अगर कुछ पोजीशन होता होगा, आज भी सवर्ण उनको रोकते हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसे काउंटर रिवॉल्यूशन जैसा ये है कि हम साथ में हैं, हम यूनिटी में हैं। आप हमको कई जगह पे रोकते होंगे लेकिन हम यहाँ पे रास्ते पे डांस कर सकते हैं, यानी एक रिवॉल्यूशन है उसमें भी। लेकिन जब हम ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि रिवॉल्यूशन सिर्फ डांस तक ना रहे। अगर आप 13 को या फिर 14 को आप डांस कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि 15 को आप बुक पकड़ो, 15 को आप बाबा साहेब पढ़ो। और वो उन्होंने पढ़ना चाहिए जो ये सब कर रहे हो, उन्होंने वो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम 14 को हम डांस करेंगे लेकिन 15 को सब मिलके चलो पढ़ाई करते हैं या फिर चलो बाबा साहेब के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, प्रबोधन करते हैं। उसमें आप दोनों एक विन विन सिचुएशन जैसा दिखाई देगा। सेकेंडली एक कल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है रखो, लेकिन आप कौन से गाने यूज़ करते हो वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकेंडली वहाँ पे जो औरतें आती है आप उनको कैसा ट्रीट करते हो, क्योंकि जब बाबा साहब ने फेमिनिज्म के बारे में इतना बोला है, उन्होंने इक्वालिटी के बारे में बोला है, और हम जब इतना उनके बारे में डांस करते हैं, और क्यों डांस करते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि वो हमारे पिताजी हैं। तो हम जब बोलते तो फिर पिताजी का कहीं ना कहीं हम में आना चाहिए, उनके गुण आने चाहिए। तो वो सब हमारे हर एक पोजीशन में दिखना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि करो, आपको करना होगा तो आपको दिखाना होगा तो आप दिखाओ, लेकिन अगले दिन बुक ज़रूर पढ़ना, अगले दिन बुक आप सबको देना। जितना पैसा वहाँ पे खर्च होता है उतना पैसा आप बुक्स में खर्च करो और सबके घर पे बुक्स बांटो। नाइस। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो लिटरेचर्स है, अलग अलग किताबें उन्होंने जो लिखी है, तो उसमें से भी अगर धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, क्रांति प्रतिक्रांति है, मार्क्सवाद है, डिफरेंट छोटे छोटे एनिमेशन ऑफ कास्ट, ये सारी किताबें भी पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली उनका क्या विचार है वो जानकर उसे अप्लाई करना अच्छा रहेगा। तो जैसे बाबा साहेब ने कहा है कि हर संडे को विहार में जाना चाहिए, राइट, लेकिन आज भी हम जब विहारों में जाते हैं तो हमें सीनियर सिटीजन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत प्रेरणादायी है कि आप जैसे यहाँ से हैं और आप बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी तरह और भी ऐसी युवा जनरेशन है जो शायद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टेस्ट अगर उन्होंने लिया है तो वो उसमें रूट से डीपली जा रहे हैं आगे। लेकिन आज भी हम इंडिया में ऐसा देखते हैं कि सीनियर सिटीजन ही ज़्यादातर हमें विहारों में दिखते हैं, और विहारों में जाना मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो एग्जैक्टली आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे चैनल के माध्यम से? तो मुझे ऐसा लगता है कि विहारों में हम मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को देखते हैं, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि वहाँ पे यंग जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं विहार, यंग जनरेशन के लिए अभी तक वो कुछ नहीं दे रहे हैं। हम परित्रण पाठ पढ़ते हैं, वो आता है। हम बाकी चीज़ें, आप प्रबोधनात्मक क्या चीज़ें दे रही हो जो हमारे लिए आवश्यक हो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो मुझे लगता है कि विहारों का स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए, कि विहारों के कमिटी में आप यंग लोगों को रखो। विहारों यंग लोगों का पर्सपेक्टिव लो कि यंग लोगों को क्या चाहिए, वहाँ पे यंग लोगों ने क्या करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यंग लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा विहार जाना चाहिए, ताकि जो ओल्डर जनरेशन हो आप उनको भी सिखाओ कि अभी हमारे साथ आप कैसे रहिए, और आप और लोगों को प्रेरणा दो कि और विहारों में जाना चाहिए और करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सारे जो विहारों में संडे स्कूल होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सिखाए संस्कार क्लासेस होते हैं। वो एक बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशन है, एक बहुत अच्छा मूवमेंट के लिए, एजुकेशन मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन है। लेकिन अभी जो मेरी जनरेशन है उन्होंने भी उन तक जाना चाहिए। अब विहार हम तक नहीं आ सकते तो हम उन तक जाएंगे। हमने हर एक विहारों में ऐसे 3-4 लोग मिलके कम्युनिटी जैसे स्थापित करो। वहाँ पे देखो कि हम संडे को फ्री रहते हैं, हम संडे को क्या कर सकते हैं, नए नए टॉपिक्स पे आप डिस्कस करो। एडुकेट पीपल। अभी मैं मेरे ग्रैंडफादर्स की जनरेशन या मेरे मॉम की जनरेशन में, उनको भी हम कैसे एडुकेट कर सकते हैं नई नई चीज़ों को लेके। वो हमने एक विहार एक माध्यम होना चाहिए क्रांति का। स्पिरिचुअल क्रांति तो है, वो होती रहेंगी, लेकिन सोशल
सोशल क्रांति या फिर सोशल जस्टिस जो आज बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, उसके लिए विहार हमारा एक हब बनना चाहिए। विहार हमारा एक क्या बोल सकते हैं, कैसे केंद्र स्थान होना चाहिए, और उसको हम कैसे यूज़ किए उसके लिए हमने काम करना चाहिए, उसके लिए हमने सोचना चाहिए। मतलब जैसे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो रिवोल्यूशनरी हमें करनी है, सामाजिक क्रांति हम क्या कर सकते हैं, और जो युवा जनरेशन है वो एक साथ आकर कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़, और हालांकि जो कमेटी में भी आपने बताया है कि विहारों की कमेटी में युवा जनरेशन रहनी चाहिए, तो उससे बहुत अलग अलग मतलब बदलाव हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। थैंक यू।